चलिए आज की क्लास जरा स्टार्ट की जाए, सेकंड थ्योरी क्लास। हाँ जी, कल कुछ पढ़ने के लिए दिया था बेटा, पढ़ लिया था आप लोगों ने? आई होप सभी अच्छे बच्चों ने तो पढ़ लिया था, बाकियों का आपको पता ही है। अब जिन जिन में डाउट आए थे वो मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ, ताकि आगे चलने से पहले पहले उस टॉपिक को फिनिश कर दिया जाए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। राइट, मैंने शुरू में इक्विटी शेयर्स वगैरह के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं की थी, वो बाद में पढ़ लेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पढ़ाने लायक नहीं आए, आई फील। एक ये पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कुछ था पढ़ने वाला। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आई होप ये रीड कर लिया था आप लोगों ने। देखिए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स किन्हें कहते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। बेटा, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये वो बॉन्ड्स हैं जिनमें शुरुआत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। जनरली, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास एक एग्जांपल भी दिया था कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं बेटा जिनके लिए पहले दिन से इंटरेस्ट दे पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है पहले दिन से इंटरेस्ट दे पाना? क्योंकि अर्निंग नहीं है। अब सोचो, आप एक मेट्रो का प्रोजेक्ट लगा रहे हो। अब मेट्रो के प्रोजेक्ट में भाई शुरू के ईयर में तो सिर्फ खर्चा होगा, कमाई तो तब आनी शुरू होगी जब मेट्रो चलेगी। और अगर पहले ही दिन से उन पर इंटरेस्ट चढ़ना स्टार्ट हो जाए तो फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड तक वो इंटरेस्ट दे ही कैसे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ढंग से। बोलिए, समझे? तो उनके लिए ये इंतजाम है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जनरली देखो, 5 से 10 साल के लिए इशू किया जाता है, और जो डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेस वैल्यू होता है वही इंटरेस्ट मान लिया जाता है। समझे आप मैंने क्या कहा? जैसे अगर 500 रुपए का डिबेंचर है तो हम इशू कर देंगे 350 में। आज आपने 350 दिए, लेकिन 10 साल बाद जब आप पैसे लेके जाओगे वापस, तो कितने लेके जाओगे? पूरे 500। तो जो उन दोनों के बीच में गैप 150 रुपीज है, वो ऑटोमेटिकली आपको इकट्ठे इंटरेस्ट मिल गया। बोलिए, मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट तो मिला, लेकिन कैसे मिल गया? कलेक्टिव होके मिल गया। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई आपको? मैंने क्या कहा? पढ़िए जरा इसे एक बार। हाँ जी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड की बात की हमने। ऐसे ही बेटा इन्फ्लेशन बॉन्ड्स भी आते हैं। इन्फ्लेशन बॉन्ड का मतलब क्या होते हैं? महंगाई को एडजस्ट करने वाले बॉन्ड। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, आज आपने मुझसे बॉन्ड खरीदे, आज आपने इंटरेस्ट अप्लाई किया 10%, पर पता चला महंगाई इतनी बढ़ गई फ्यूचर में कि वो 10% जो है वो बहुत कम महसूस होने लगा 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो आजकल ऐसे भी बॉन्ड्स आते हैं जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होते हैं। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जब आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उस दिन की महंगाई के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके दिया जाएगा। यानी अगर महंगाई डबल हो गई तो ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में डबल हो जाए। बोलिए, मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? यानी विद टाइम इंटरेस्ट में चेंजेस आ जाएंगे।
विद टाइम इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ जाएंगे इन्फ्लेशन के साथ साथ। बोलिए इतना क्लियर हो गया आपको, इन्हें क्या कहा। और आगे देखिए एक बारी, जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी ऑलमोस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड की तरह ही होता है। जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये तो आप समझ ही गए, कन्वर्टेबल मतलब वो बाद में क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेटे, इक्विटी शेयर बन जाएंगे। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, बेटा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से रेट बढ़ेगा भी सही और रेट घटेगा भी सही। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा, यानी मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट घट भी सकता है। बोलिए इतनी बातचीत समझ आ गई आप सबको, बोलिए परफेक्टली इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए और आगे पढ़ते हैं जरा। एक आता है टैक्स फ्री बॉन्ड, ये तो जन्नत है बेटा। ये बताओ कौन इशू करवाता होगा और कब इशू करवाता होगा, जरा सोचते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड बताओ बेटा, कौन इशू कराता होगा और कब करवाता होगा। देखो पहली बात, गवर्नमेंट की कंपनियां ही कर सकती होंगी, प्राइवेट कंपनी टैक्स फ्री कैसे कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को तो इंटरेस्ट बांटते हुए टीडीएस काटना ही पड़ेगा। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा, वो टैक्स फ्री कैसे कर सकती है। टैक्स फ्री सरकारी कंपनियां दे सकती हैं, और वो भी तब जब उस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो और इन्वेस्टमेंट मिल ना रही हो। एग्जाम्पल लेते हैं, गांव में सड़क बनानी है, अब उस परियोजना में पैसा लगाओगे आप। देखो एक की भी आवाज नहीं आ रही, नहीं लगाओगे बेटा, क्यों। अरे गांव तुम्हारा हो तो ऐसे क्या होता है, गांव छोड़कर ही क्यों आते, गांव तुम्हारा होता तो पढ़ के वापस कौन सा चले जाओगे। जो पढ़ने आया है वो कभी नहीं जाएगा। अच्छा स्वदेश के शाहरुख खान है, कौन था ये अनिमेश, हाँ लगता भी है। देखना चाहेंगे अनिमेश को, चलो आज किसी एग्जाम्पल में बुला लेंगे शाहरुख खान को। देखो बेटा जरा सुनिए जरा बेटा, टैक्स फ्री बॉन्ड कंपनी तब इशू करती होगी जब उस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती होगी, प्रायोरिटी सेक्टर होगा। कौन सा सेक्टर होगा वो, प्रायोरिटी सेक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे गांव में सड़कें बननी है, अब उसमें कोई पैसा लगा के राजी नहीं होता, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा यहां लगा लो, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और लेकिन वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा। तो बल्ले बल्ले है ना, फिर जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा हमें मिल पाएगा, तो लग जाएगा पैसा फिर उसमें। आगे देखिएगा बेटा, secured premium note, the bonds are issued along with detachable warrant and are redeemable after a notified period of say 4 to 7 years। बेटा देखो जो बॉन्ड्स आते हैं उनके साथ एक डिटैचेबल वारंट्स भी आते हैं। डिटैचेबल क्या आते हैं, वारंट्स। वारंट्स आने का मतलब ये होता है ऐसे कागज लगे होते हैं जो अलग किए जा सकते हैं काट के, परफोरेटेड शीट्स होती है या साथ में अटैच्ड होते हैं, वो पेपर अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा कई जगहों पे कि ऐसे भी बॉन्ड्स आते हैं जिन बॉन्ड्स के साथ साथ एक अलग इंटरेस्ट का पेपर लगा होता है। आप बॉन्ड को अलग और इंटरेस्ट को अलग भी बेच सकते हो। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे सोचो आपने पैंट शर्ट का एक सेट बना रखा है, आप चाहो तो पैंट अलग और शर्ट अलग भी बेच सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही डिबेंचर और डिबेंचर का इंटरेस्ट दोनों अलग अलग बिक सकते हैं मार्केट में। डबल ऑप्शन बॉन्ड, बेटा नाम में ही सब कुछ छुपा है, डबल ऑप्शन। द फेस वैल्यू ऑफ द ईच बॉन्ड इज ₹5,000। इस सभी बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कितनी बेटा, 5,000 रुपए। एंड द इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। द बॉन्ड हैज 2 पार्ट्स। देखो बेटा वही बात है, सेपरेट सर्टिफिकेट which are listed on all major stock exchange, one for the principal and the other for the interest। बोलिए इतना समझ आ गया आपको। यहाँ पे क्या होता है बेटा, बॉन्ड्स के 2 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट में इंटरेस्ट छुपा होता है और एक पार्ट में प्रिंसिपल छुपा होता है, और दोनों अलग अलग बिक सकते हैं। जब मर्जी चाहो आप अपना, सर ऐसे कैसे बेच दूंगा, मैंने बॉन्ड नहीं बेचा इंटरेस्ट बेच दिया। हाँ बेटा बॉन्ड नहीं बेचा लेकिन इंटरेस्ट का कागज बेच दिया, ये पॉसिबल है। बोलिए समझे, पढ़ो जरा इसे एक बार जल्दी से। आई होप ये सब भी समझ आ गया जी आपको, राइट।
चलिए, आई होप कि ज़्यादातर बच्चे आ गए हैं। मेजर कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम पास बंद करते हैं। ठीक है जी, आइए बुक के पहले चैप्टर पे आइए। ये भी पूर्ण रूप से थ्योरी का टॉपिक है। इसमें से भी 2-4 मार्क की थ्योरी आ ही जाती है जनरली। चैप्टर नंबर 1, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मिल गया आपको? बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये एडजस्ट करिए कैमरा प्लीज। देखिए अब आगे आते हैं, जरा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आइए पढ़ना स्टार्ट करें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट इज फाइनेंशियल फंक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल फंक्शन क्या हुआ? वो सारे काम जो फाइनेंशियल मैनेजर करेगा वो कुल मिलाकर क्या हुए? फाइनेंशियल फंक्शन हुए। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? अब देखिए जरा, फाइनेंशियल फंक्शन स्टार्ट्स विद द सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। भाई वैसे तो सच्चाई यही है कि ये कंपनी के जन्म से लेके मरण तक की पूरी कहानी है। पैसा कब से कब तक चाहिए हमें? स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमेशा ही चाहिए बेटा, उसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता। आइए जरा पढ़े। फाइनेंशियल फंक्शन स्टार्ट्स विद सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। इट इन्वॉल्व रेजिंग फंड्स। पहली बात तो बेटा देखो, पैसा जब अरेंज करना होता है तो हमें चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स को अरेंज करना होता है। चीपेस्ट सोर्स का मतलब ये हुआ, हमें हमेशा ऐसे रास्तों को ढूंढना है ताकि पैसा जो हमारे लिए अरेंज हो वो मिनिमम रेट पे हो। जो पैसा हमारे लिए अरेंज हो किस रेट पे हो बेटा? मिनिमम रेट पे हो, राइट। आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके, याद है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पैसे की कॉस्ट निकालते हैं, यानी पैसा हमें कितने रेट पे पड़ता है वो निकालते हैं। फिर WACC निकालते हैं कि कंबाइंड पैसा हमें कितने रेट पे पड़ता है। कुछ याद आया आपको? तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है? ये देखना कि कहां से कैसे हमें चीपेस्ट पैसा मिल सकता है। अच्छा एक बात हो, सस्ते पैसे से अच्छी कमाई हो पाएगी या महंगे पैसे से अच्छी कमाई होगी? बेटा पैसा तो पैसा है। गांधी जी के सिर पे लिखा थोड़ी ना है कि वो डेट के हैं कि इक्विटी के। बेटा नोट पे जब गांधी जी का चित्र बना होगा तो उस पे लिखा नहीं होगा ना कि वो पैसा डेट से आया या इक्विटी से आया या किससे आया। आप समझे मैंने क्या कहा? पैसा पैसा होता है बेटे, ना वो काला होता है ना वो सफेद होता है ना? पैसा सबसे काम की चीज है और पैसा सिर्फ पैसा ही होता है। सच्चाई भी यही है। तो डज इट मेक्स एनी डिफरेंस कि हमने सस्ता पैसा लिया है हम ज्यादा नहीं कमा पाएंगे? नहीं बेटा, ये कोई हेल्थ सप्लीमेंट थोड़ी ना है कि सस्ता वाला डब्बा खा लिया तो बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, है ना? तो बेटा पैसा तो पैसा है। रुपया अगर आपने 50 लाख कहीं से उठाया तो वो तो 50 लाख ही है, भले ही वो इक्विटी से आए भले ही वो डेट से आए। तो हमेशा चीपेस्ट सोर्स को देखना चाहिए या फैलकर एक्सपेंसिव सोर्स को उठा लेना चाहिए? हमेशा चीपेस्ट सोर्स को उठाना चाहिए। देखिए बेटा, मेकिंग प्रोविजन और रिफंड। देखो बेटा क्या कहता है, पैसा पहले ये देखना कितना चाहिए, चीपेस्ट सोर्स को डिसाइड करना, पैसा उठा के यूटिलाइज करना। अब ऑब्वियस सी बात है, पैसा लाए हो तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी ना। समझे आप मैंने क्या कहा? तो जितने भी बनिया भाई बैठे हैं वो एक बात जरा ध्यान दें बेटा, पैसा आया है तिजोरी में रखने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। अब सुनिए जरा आगे, मेकिंग प्रोविजन फॉर रिफंड व्हेन द मनी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब पैसा नहीं चाहिए तो उस पैसे को वापस करने की कोशिश करना। बोलिए इतना समझ आ गया जी आपको इन्हें क्या कहा? तो ये सारी बातचीत हम देखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन में। लिखिए जरा फाइनेंशियल फंक्शन के साथ, इस फंक्शन में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, इस फंक्शन में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पैसे से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं।
बोलिए इतनी बातचीत समझे आप? वैसे ये सब आप बीकॉम में और 12th क्लास लेवल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हो, तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, नए टॉपिक ज़्यादा पढ़ाऊंगा मैं। बोलिए इतना तक तो समझे आप मैंने क्या कहा? आगे देखिए बेटे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। बेटा प्रोक्योरमेंट मतलब पैसे को अरेंज कहाँ से किया जाए। प्रोक्योरमेंट मतलब हो गया पैसा उठाना, लिखो जरा। प्रोक्योरमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है जी, पैसे को उठाना। अब बेटा इसमें बहुत कुछ आ जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिन लोगों ने पढ़ रखा है होप उन्हें पता होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशियो डिसाइड करनी, कि कितना पैसा कहां से रेस करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का मतलब क्या होता है? ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कहां कहां से रेस करना है। बोलिए समझे आप? लिखना है तो लिख लो। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड के ऊपर एरो डाल के लिखो। Here we try to decide, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड के साथ लिखिए, Here we try to decide the ratio of different sources of finance. The ratio of different sources of finance. बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? यानी पैसे की अलग अलग सोर्सेज की रेशियो क्या रखनी चाहिए। जैसे बेटा आप घर पे हलवा बनाते हैं ना बेटा, अगर सूजी ज्यादा डल जाए घी कम डले तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। सबसे अच्छा टेस्ट कब बनेगा? जब एक फिक्स्ड रेशियो होगी उनकी। बिल्कुल वैसे ही पैसा भी मंगवाने की एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रेशियो होती है। अगर आपने पैसा उसी रेशियो में अरेंज किया तब तो सबसे बढ़िया लोएस्ट कॉस्ट को आप अचीव कर पाओगे। पर अगर आप उससे नहीं अचीव कर पाए, उस रेट पे नहीं आ पाए, तो बस नुकसान ही नुकसान फिर तो बेटा। चलिए आगे देखें जरा। देखो इसमें क्या क्या लिखा है। पहले फंड्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिटरमाइनिंग द फाइनेंस मिक्स। फाइनेंस मिक्स मतलब ब्रैकेट में लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा फाइनेंस मिक्स का मतलब क्या होता है? क्या डिसाइड करना? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। फाइनेंस मिक्स डिसाइड करने का मतलब क्या होता है? क्या डिसाइड करना? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। लिख लिया आपने? रेजिंग ऑफ फंड्स, अभी तक तो सिर्फ बातें ही बातें कर रहे थे, ये एक्शन हुआ। जैसे बोलते हैं ना लाइट्स कैमरा फिर एक्शन। अब जाके पैसा उठाना स्टार्ट किया मार्केट से, रेजिंग ऑफ फंड्स। आगे देखिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब बेटा कितना पैसा बांट दें और कितना अपने पास रख लें। और आगे आ जाता है प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल फैक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कभी भावों में नहीं बहना। पैसा ऐसे अरेंज करना है कि बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो, यानी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सर पे ना चढ़े। समझे आप मैंने क्या कहा? बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो और साथ ही साथ क्या हो? कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? और हमारा कंट्रोल भी ज्यादा ना जाए हमारे हाथों से। अगर बहुत ज्यादा इक्विटी इशू करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। क्या डाइल्यूट हो जाएगा बेटे? कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। बोलिए इतना समझे आप सब? परफेक्टली समझ आ गया? आगे देखिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब पैसे को सही जगह पे यूज करना, ये हमें कैपिटल बजटिंग बताती है। याद है आपको कैपिटल बजटिंग क्या बताती है? कि पैसे को कहां कहां पे यूज करना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया जाता है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, पर अगर एनपीवी नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। और अगर बड़े सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो किसको सिलेक्ट करते हैं? हायर एनपीवी को। और अगर अनइक्वल लाइफ होती है तो पहले उसे इक्विवेलेंट बनाते हैं। याद आया? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर के सम से डिवाइड करके। फंड्स इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होते हैं, देखे जाएंगे। फिर आखिरी में इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाएगा, उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर पैसा लगाया जाएगा, कितना फिक्स चाहिए कितना वर्किंग चाहिए। बोलिए क्वेश्चन की बेसिक थीम समझ आ गई आपको? बोलिए क्वेश्चन की बेसिक थीम समझ आई सबको? शाबाश।
अगला आता है द इंफॉर्मेशन एज हैज गिवन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट and finance manager. With the shift in the paradigm, it is imperative that the role of the chief financial officer changes from the controller to facilitator. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेढ़ा क्वेश्चन है. देखिए इसमें क्या कह रहा है जरा समझो. पुराने जमाने का, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आंसर आते हुए भी 4 मार्क जाते हैं बच्चे के. अगर पढ़ा ना हुआ हो तो पक्का 4 मार्क चले जाते हैं. क्योंकि रीजन क्या है उस चीज का, अगर आपको इसके बेसिक नहीं पता कि लिखना क्या है उसमें तो फंसेगा ही फंसेगा. पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कहता है. कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं, जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, संभालते हैं, पैसे को संभालते हैं, उनका रोल चेंज हो गया है. कहां से कहां चेंज हो गया है? वो पहले कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस होते थे, अब वो फैसिलिटेटर बन चुके हैं. पहले वो सिर्फ पैसे को कंट्रोल करते थे, बजट्स बनाते थे, पैसा अरेंज करते थे, बस. अब वो काम नहीं है उनका, अब वो फैसिलिटेटर है. अगर कंपनी ग्रोथ करना चाहती है तो मर्जी से पैसा लेकर आते हैं लेकिन ला देते हैं. दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस. आइए इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते पढ़ते बेटर समझ आएगा आपको. ये पढ़िए जरा. पहली बात, चेंज इन रोल. द इंफॉर्मेशन एज हैज गिवन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. जरा इसे पढ़ने से पहले, इस आंसर को पढ़ाने से पहले एक जनरल लाइफ की बात बताता हूँ. बेटे दुनिया ना चेंज होती जा रही है. जो पुराने जमाने के रिजिडिटी थी ना कि ये इंसान इंजीनियर है तो ये सिर्फ इंजीनियर का ही काम कर सकता है, या ये इंसान सीए है तो ये सिर्फ सीए वाला ही काम कर सकता है, वो रिजिडिटी ब्रेक होगी. पिछले 15 साल के अगर आप चेंजेस देखें जॉब प्रोफाइल्स में लोगों की, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक इंजीनियर विद एन एमबीए इन फाइनेंस, मतलब बिल्कुल ही 2 अलग अलग पढ़ाइयां. पहले इंजीनियरिंग इन टेलीकॉम, अब पूरा टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा उसने, और फिर एमबीए इन फाइनेंस किया, बिल्कुल ही अलग पढ़ाई. और वो कंपनी के बहुत ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ हो सकता है. ये ऐसे ही एक सीए जो कि सबऑर्डिनेट लेवल पे या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे काम करना चाहिए था, विद एन एमबीए फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी इन मार्केटिंग. सीए पूरी फाइनेंस की पढ़ाई, पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहां से आना है, कहां जाना है. उसके बाद उसने पढ़ाई कर ली मार्केटिंग की, और हो सकता है वो किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड हो. कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, हो सकता है जरूर. यानी उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हैं. ऐसे हो सकता है कि एक मैनेजर जो कि किसी और प्रोफाइल का हो, बट बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्मॉल कोर्सेज ही माइट बी वेंचरिंग आउट एंड डूइंग समथिंग एल्स इन द कंपनी. यानी बहुत बार ऐसा होता है कि एक नॉन फाइनेंशियल इंसान भी फाइनेंशियल सेक्टर का हेड होता है कंपनी के. बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक सीए हु इज मेंट टू बी फाइनेंशियल हेड, वो मार्केटिंग का भी हेड बन जाता है. पर ये उथल पुथल कैसे हो रही है? क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है. अब कंपनी को अपने पास ऐसा मैनेजर चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए चीफ पोजीशन पे जिसे सब कुछ आता हो, जो अपने जूनियर्स के सारे काम को खुद ही चेक कर सकता हो, उसे पागल ना बना सकता हो कोई. अब समझे मैंने क्या कहा? अगर एक एमबीए को मार्केटिंग करा दोगे और उसे मार्केटिंग चीफ बना दोगे, अब पूरी मार्केटिंग टीम जो उसके अंडर 200 लोग काम करते हैं, अगर उन 200 लोगों में से कोई भी गलत खर्चे दिखाएगा या गलत एक्टिविटी करेगा तो वो मार्केटिंग के नजरिए से भी उन्हें कैच कर सकता है, और फाइनेंस के नजरिए से तो कर ही सकता है क्योंकि बाय क्वालिफिकेशन ही जैसी है. तो ये क्रिस क्रॉस रोल्स आ रहे हैं. मतलब अब जो रोल्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं रहे. अब ऐसा नहीं है बेटा, आपकी भाषा में बोलूं तो, कि अगर बॉलर है तो वो बैटिंग नहीं करेगा. आजकल ऐसा जमाना है T20 में कि बॉलर से ओपनिंग भी करवा लेते हैं. मतलब पहला ओवर भी वही कर रहा होगा और ओपनिंग बैटिंग भी वही कर रहा होगा. यानी देयर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रोल्स. ये वही समझा रहा है कि पहले फाइनेंशियल ऑफिसर का मतलब होता था सिर्फ पैसा अरेंज करने वाला, जो हमने ऊपर पढ़े. कौन कौन से 2 मुख्य स्टेप पढ़े? पैसा देखना, अरेंज करना, पैसा यूटिलाइज करना, उसके बाद एंड में पैसे को बांटना. यही 2-4 फंक्शन पढ़े हमने. पर अब वो कहता है ऐसा नहीं है, इनका काम बहुत बढ़ चुका है. इनका काम अब क्या हो चुका है? खाली
बेटा कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस नहीं बचे, ये फैसिलिटेटर भी बन गए। मतलब अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटीज देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट को भी देखते हैं। सिर्फ पैसा पैसा नहीं करते रहते ये लोग। पढ़ो जरा। देखिए, ऑर्गेनाइजर और फैसिलिटेटर। The CFO acts as a catalyst to facilitate changes in the environment where the company succeeds through self-managed teams in each function। मतलब बेटा वो ये कहता है कि अगर कंपनी के कुछ चीजें चेंज होनी हो तो वो चेंजेस भी फाइनेंशियल मैनेजर लाता है। अब पहले जमाने में चेंजेस लाना उसका काम नहीं होता, लेकिन अब चेंजेस लाना भी उसी का काम है। लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट के साथ लिखिए। अब मैनेजर, अब ऐसे लिखो, अब फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी में चेंजेस भी लाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। चेंजेस भी लाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई आपको? नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, स्ट्रेटेजिक लेवल रोल। द सीएफओ मस्ट एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। वैसे एक बात बताओ, आप सीए पढ़ रहे हो, आपको एसएम पढ़ाने का क्या मतलब है? देखो इस बात को समझो, आपका करिकुलम है सीए का या सीएमए का या सीएस का, जो भी करिकुलम है, आपको एसएम और आईटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने का क्या पर्पस है? लॉजिकली कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें तो पैसा संभालना है, हमें कंप्यूटर थोड़ी ना ठीक करने। लेकिन कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, उसके साथ काम कैसे होता है, कोई आपको पागल ना बना सके, इसलिए आपको अब सब कुछ सिखाया जाता है। बोलिए, समझे आप मैंने क्या कहा? यानी अब वो जमाना चला गया जहां पे एक मैनेजर सिर्फ एक चीज का स्पेशलिस्ट होता था, वैसा नहीं होता। अब एक ही मैनेजर कई काम करता है, समझे? अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजर स्ट्रैटेजी भी प्लान करता है। लॉजिक, ये तो ऊपर पढ़ा ही नहीं था। ऊपर हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे, बताओ उसके मेन फंक्शन क्या है? पैसे की एस्टिमेशन करना कितना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट करना, उसको यूटिलाइज करना और एंड में बांटना। बस यही 4 फंक्शन हमें नजर आते हैं। पर वो कह रहा है इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका है सीएफओ। वो फाइनेंशियल ऑफिसर होते हुए भी कई और काम करता है, जैसे स्ट्रैटेजी प्लान करना, एनवायरनमेंट को देखकर अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाना। पढ़िए जरा, स्ट्रैटेजिक लेवल रोल देखिए जरा। द सीएफओ मस्ट एनालाइज द एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द फर्म्स कैश फ्लोज। Thus the role of CFO shifts from operational level to strategic level। अंडरलाइन करके लिखिए इसके साथ जरा। यानी अब सीएफओ सिर्फ पैसा ही नहीं देखता, कंपनी की स्ट्रैटेजीज भी प्लान करता है। यानी अब सीएफओ सिर्फ कंपनी का पैसा ही नहीं देखता, स्ट्रैटेजीज भी प्लान करता है। कंपनी की स्ट्रैटेजीज भी प्लान करता है। बोलिए, इतना समझ आ गया जी आपको? नेक्स्ट है नॉलेज मैनेजर। देखिए द सीएफओज नॉलेज रिक्वायरमेंट विल एक्सटेंड फ्रॉम, देखो बड़ी, इस लाइन को अगर आप समझ पाओ तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पढ़ना जरा। क्या कहता है देखो, कहता है द सीएफओज नॉलेज रिक्वायरमेंट विल एक्सटेंड फ्रॉम रूटीन things like capital, productivity, cost of capital, etc. to specialized aspect like human resource initiative, competitive environment analysis, etc. देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है अब सीएफओ को सिर्फ फाइनेंशियल काम ही नहीं, बाकी के भी कई काम आने चाहिए, जैसे कंपटीशन को स्टडी करना, जैसे कंपटीशन को, अच्छा एक एग्जांपल दो कि कंपटीशन को स्टडी करके मैनेजर क्या चेंज कर सकता है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजर। कोई एक एग्जांपल बताओ, सोचो।
देखिए कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे समझो, अब बिरला ग्रुप जो है वो लोग क्या करते थे, उनके पास अपनी इंश्योरेंस कंपनीज चलती हैं, राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, आपको आई होप पता होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब कंपनी के पास जाता है तो कंपनी उस पैसे को आगे कहीं ना कहीं ब्याज पे चढ़ाती है, तभी तो बेटा उनको रिटर्न दे पाती है। आई होप यू नो ऑल दिस। उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, पर वो उस पैसे को आगे कहीं चढ़ाती हैं, करेक्ट। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि बिरला ग्रुप ही इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के पैसा लाता है और उस पैसे को अपनी ही अदर बिरला ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है, आपको नहीं लगता कि उसे चीपर फाइनेंस मिलता था? बेटा घर घर में ही खेल रहे हैं लोगों के पैसे से। कैसे? अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी बनाई, आने दिया पैसा सबका, बेटा इंश्योरेंस तो कराएंगे ही लोग, और बिरला का अगर नेम अटैच होगा तो गुडविल साथ में अटैच होगी तो मिल भी जाएगा पैसा इजीली। अगर सोचो 1 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस करवा ली तो 1 करोड़ लोगों के कई करोड़ रुपए इधर इकट्ठे हो गए, फिर उस पैसे को अपनी ही कंपनियों में रूट कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा अरेंज हो गया होगा? से यस और नो? ऑब्लिगेशन कम, रेस्ट्रिक्शन कम। भाई कंपनी टू कंपनी अगर सिस्टर कंसर्न है तो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा, लोन जल्दी पास होगा कि नहीं, एकदम से मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा, एकदम वापस करना तो वापस भी हो जाएगा, बहुत कुछ इसका उन्हें बेनिफिट मिलने लगा। अब अगर रिलायंस के मैनेजर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते? आपका राइवल सस्ते रेट पे फाइनेंस अरेंज कर रहा है और आपको उतने रेट पे फाइनेंस नहीं मिल रहा मार्केट में, तो क्या करोगे? अब ये काम देखो, इस रोल को समझो, इस बात का डिसीजन कौन लेगा? ये सीएफओ लेगा, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है कि वो कंपनी के मालिक को जाके ये बोले कि एक नया बिजनेस लगाओ इंश्योरेंस का और उससे ऐसे हम पैसा उठाएंगे। क्या आज से 20 साल पहले कोई फाइनेंशियल मैनेजर जाके अपने मालिक को ये कह सकता था कि एक नया बिजनेस लगाओ? नो, बिकॉज स्ट्रेटेजी वॉज नॉट हिज जॉब, हिज जॉब वॉज ओनली टू अरेंज फाइनेंस। पर क्या नया बिजनेस खोलने की स्ट्रेटेजी प्लान करना किसी एक सीएफओ के बस में था? देखो इस बात की गहराई तक जाओ, आज से 20 साल पहले नहीं था। ये एक ऐसा रोल है जैसे सोचो कि कोई बॉलर आके कोच को कह रहा है कि सर आज ओपनिंग मैं करूंगा, आपके बैट्समैन बेकार है। ये कुछ ऐसा ही हुआ ना, कहता मैं देख लूंगा सबको, जो मर्जी पेस बॉलर हो, मतलब उसने वो कह रहा है मैं स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा। तो जरूर रिलायंस के जो सीएफओज हैं, जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, सीईओ नहीं बेटा, सीईओ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पूरी कंपनी के ऑपरेशन को संभालता है। सीएफओ किसको संभालता है? खाली फाइनेंस को संभालता है। तो जो फाइनेंस को संभालने वाला बंदा है उसने बोला होगा कि एक नया बिजनेस खोलेंगे, जबकि बिजनेस खोलने या ना खोलने का डिसीजन उसका कभी भी नहीं होता, लेकिन उसके सजेशन पे इंश्योरेंस बिजनेस खोला उन्होंने। रीजन क्या था? एनवायरमेंट को देखा कि हमारे राइवल हमसे कम रेट पे पैसा अरेंज कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो प्रोडक्ट कम रेट पे बेच सकते हैं। देखो वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको सस्ते फाइनेंस मिलेंगे तो आप कम रेट पे मार्केट में प्रोडक्ट उतार दोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा, दूसरा कॉम्पिटिटर वैसे ही हार जाएगा। इंडियन प्रोडक्ट क्यों हारता है? क्योंकि हमारे पास जमीन महंगी, लेबर महंगी, बिजली महंगी, ऊपर से सबसे ज्यादा टैक्स और उसके बाद गवर्नमेंट की रेगुलेशन। यहां इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन बिजनेसमैन फंस जाता है। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? कई कंट्रीज में जमीनें फ्री में मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एकदम चीपेस्ट रेट पे मिलती है इंडस्ट्रीज को, लेबर बहुत ज्यादा नहीं है तो मशीनें बहुत ज्यादा है, तो उनकी प्रोडक्शन बहुत सस्ती पड़ती है उन्हें, तो वो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन में जीतेंगे हमसे। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? बोलिए क्लियर हुआ आपको मैंने क्या कहा? बट अब वो इंडेक्स डिफरेंस आ जाता है। अब वहीं पे ही मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर रिलायंस को ये रियलाइज हुआ कि उसके राइवल को रेट सस्ता मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, तो ये किसने डिसीजन लिया होगा? सीईओ ने या सीएफओ ने? सीएफओ ने, क्योंकि सीईओ को तो ये बात समझ भी नहीं आएगी। अब देख रहे हो कैसे फाइनेंशियल मैनेजर ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करवाया। यही मैं पढ़ाना चाहता हूं कि द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर हैज चेंज्ड फ्रॉम अ मियर फाइनेंशियल पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर to somebody who is active, who is proactive, who is looking into different profiles,
जो अलग अलग तरह की चीजों को मैनेज कर रहा है, देख रहा है, स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग कर रहा है, और वो भी कंपनी की प्लानिंग मीटिंग्स में भी बैठता है। मतलब आप ये कहो कि एक तरीके से जो डिपार्टमेंटेशन थी ना अलग अलग, कि तुम फाइनेंस वाले तुम खाली फाइनेंस देखोगे, तुम मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी नहीं देख सकते, वो खत्म हो गई है। अब उनका रोल उभर गया है, बहुत बड़ा रोल हो गया है। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अब सीए का कंपटीशन सिर्फ सीए से नहीं होता, अब सीए का कंपटीशन एन इंजीनियर विद एन एमबीए इन फाइनेंस से भी होता है। क्योंकि कुछ कंपनियों में दे हैव एडवांटेज, क्योंकि उनको टेक्निकल काम भी आता है और फाइनेंशियल भी आता है। समझे आप मैंने क्या कहा? तो आजकल बहुत से सीएज अपने सीए का कोर्स करने के बाद भी एमबीए करते हैं, और वो एमबीए भी अलग सेगमेंट में जाके करते हैं, मार्केटिंग में कर लेते हैं। आप समझे मैंने क्या कहा? तो वो प्रोफाइल एडिशन हो जाता है, क्योंकि आजकल कंपनी में बड़े लेवल पे जो मैनेजर्स बैठे हैं, अब जो यंग मैनेजर्स आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन डाइवर्स है। डाइवर्स एजुकेशन समझते हैं ना आप? बहुत फैली हुई ज्ञान है उनका, कुछ अलग ही ज्ञान है। मतलब जिसके बारे में आज से 15 साल पहले अगर हम सुनते तो हम हंसते कि अरे पागल हो क्या, इंजीनियरिंग करके एमबीए करने जा रहे हो। पर आज का ट्रेंड है वो, आज सीए एमबीए इन मार्केटिंग कराता है, और अब हंस नहीं सकते आप उस पर, क्योंकि उसके बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। आई होप ये आंसर समझ आ गया आपको। आंसर बहुत छोटा सा है, पर समझने के लिए अप्रोच पूरी चाहिए। मैंने नॉलेज के साथ लिखवा दिया था कुछ, ही नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया, लिखिए जरा। नॉलेज मैनेजर्स के साथ लिखिए। अब सीएफओस की नॉलेज सिर्फ फाइनेंस सेक्टर की ही नहीं, अब सीएफओ की नॉलेज सिर्फ फाइनेंस सेक्टर की ही नहीं, जबकि कई और अलग अलग सेक्टर्स की है, जबकि कई और अलग अलग सेक्टर्स की है। बोलिए इतनी बातचीत समझे आप मैंने क्या कहा? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? देखिए बेटा अब आगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। आई होप यू नो ऑल दिस, कि फाइनेंसिंग से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, जो पैसे की अर्निंग आई है उसे बांटना होता है, और बांटने के बाद जो बच गया उसे री इन्वेस्ट करना होता है। तो क्या ये आउट हो जाता है या वो पैसा घूमता रहता है? घूमता रहता है। तो वो इस साइक्लिकल वे में समझाया हुआ है। दीज आर वेरी 3 सिंपल स्टेप्स, आई होप यू कैन रीड देम। समझ आ गए आपको ये सब? तो ये तो किसी न किसी जूनियर लेवल पे पहले पढ़ ही रखे हैं सबने। अब देखिए ये आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इनफैक्ट बीकॉम का तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आंसर है। मेरे ख्याल से शायद 10 में से 8 बार आ जाता है बीकॉम के पेपर में, कि फाइनेंशियल मैनेजर के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक हो सकता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव है वो है छोटी रेस के घोड़े। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? वो बहुत फास्ट भागते हैं, खूब मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कमाते। बहुत मुनाफा कमाते हैं लेकिन बहुत बहुत लंबे समय तक नहीं कमा पाते। लेकिन वहीं पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि बिजनेस ऐसे चलाओ कि बिजनेस की ओवरऑल वेल्थ बढ़ रही हो, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बिजनेस की ओवरऑल वेल्थ बढ़ रही होनी चाहिए। सर ये क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अंतर? देखो बेटा, प्रॉफिट कमाने का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मुनाफा। प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हुआ बेटे? सुनिए जरा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटे? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सिर्फ और सिर्फ छोटे समय में, कल परसों, इस साल, अगले साल, उससे अगले साल तक का मुनाफा देखा जाए। राइट? अब आप एक बिल्डर हैं, आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म देख के चल रहे होंगे। आप ये सोच रहे हो कि बिल्डिंग गंदी संदी जैसी भी बना दूं, चाहे नकली मटेरियल लगा दूं, चाहे सरिया नकली लगा दूं, चाहे कम सीमेंट लगा के बिल्डिंग बना के भाग जाऊं, पैसे कमा लूं।
नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? सोचो आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है और आप सोच रहे हो इसमें मैं लगाऊं सिर्फ 50 लाख। समझे आप मैंने क्या कहा? तो आप आज मुनाफा तो कमा लोगे, पर क्या अगला ऑर्डर या उससे अगला ऑर्डर मिलेगा किसी का? जिसकी बिल्डिंग बनाओगे वो आपकी इज्जत करेगा मार्केट में? क्या बोलेगा? चोर है ना? इससे कभी जिंदगी में बिल्डिंग मत बनवा लेना, लूट लिया इसने, है ना बेटे? क्योंकि जब 6 महीने बाद दीवारों में से सीमेंट गिरने लगेगा, सरिये अंदर से दिखने लगेंगे, है ना, और जमीन का पत्थर उखड़ने लगेगा, बाथरूम की टाइलें गिरने लगेंगी, नल के लीक होने लगेंगे, तो पूरी जिंदगी कौन कोसा जाएगा? वही बिल्डर कोसा जाएगा। अच्छा आप कह रहे हैं वो जिंदा रहेगा तभी तो। अच्छा अनिमेश कह रहे हैं कि हम मार ही आएंगे उसे, है ना? देखो बेटे यहां तक तो बातचीत समझे आप मैंने क्या कहा? अब इसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि अरे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना और भागना है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला बिल्डर कैसा होगा? वो कहेगा भले ही 1 करोड़ की बिल्डिंग है, कोई बात नहीं, हम 75 लाख लगाएंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, मजबूत, खूब सारा सीमेंट, खूब सारा लोहा, अच्छी टाइल्स, अच्छा पत्थर, अच्छे नलके, सब कुछ अच्छा होगा, भले ही हमारा मुनाफा कम हो। तो उन्होंने कितने लाख कमाए एक बिल्डिंग में? सिर्फ 25 लाख कमाए। लेकिन लॉन्ग रन में कौन जीतेगा? बिल्डर 2 जीतेगा। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने के बाद शायद उसको 4 बिल्डिंग का और ऑर्डर मिलेगा, 10 का और ऑर्डर मिलेगा। बिजनेस आज नहीं 5 साल बाद अगर उन दोनों बिल्डर्स को कंपेयर करोगे तो जो प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था वो शायद उतनी लंबी रेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वेल्थ को देख के चल रहा था, जो गुडविल को देख के चल रहा था, जो फ्यूचर वैल्यू को देख के चल रहा था, जो कंपनी की एनपीवी को देख के चल रहा था, जो कंपनी की रीसेल वैल्यू बना रहा था, जो कंपनी की रीसेल वैल्यू कि अगर आज की डेट में कंपनी की इतनी गुडविल है कि अगर मार्केट में बेचने जाओ तो महंगे में बिक जाए, जिसने वेल्थ के बारे में सोचा, जिसने बैलेंस शीट के बारे में सोचा, पीएनएल के बारे में नहीं सोचा, वो लॉन्ग रेस में जीतता है। करेक्ट और इनकरेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव? ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू। हाउ मेनी थिंक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव? मतलब 10% कुछ नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक दोस्त मिला हमें, प्रॉफिट, आइए जरा, एक नहीं सोचा, क्या करें? आ जाओ आइए। नाम? विपिन सक्सेना जी। विपिन जी बनिए हैं आप? नहीं। तो विपिन ऐसा क्यों सोचते हो आप कि प्रॉफिट, उधर देख के बताओ, कि ऐसा क्यों सोचते हो कि आप प्रॉफिट ही सबसे अच्छी चीज है? प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट सही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ अच्छा है। ये क्या यहाँ आके तूने बात ही बदल दी? अभी वहां तक कुर्सी तक कह रहा था कि खाली प्रॉफिट अच्छा, अब कह रहा है कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट अच्छा है। ये तो ऐसा हो गया किसी के घर गए, उन्होंने पूछा चाय या ठंडा, तो बोला जब तक चाय बन रही है तब तक ठंडा ही ले आओ। बैठो जरा। तो यही वाली बात हो गई ना बेटा, चाय या ठंडा, ये तो गलत बात हो गई। चलो मैं बताता हूँ। वैसे एक बात समझा दें कि विपिन ने जो आंसर, थैंक्स विपिन, कि जो विपिन ने अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत किया वो बिल्कुल ठीक विचार है, और जो वो कह रहा है वो 100% करेक्ट है। अब जरा तुमने वेल्थ वालों जरा आंसर सुनो। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो काय बात की वेल्थ? शॉर्ट रन में तुमने एक बिल्डिंग बनाई, 1 करोड़ की बिल्डिंग में 1 करोड़ 2 लाख लगा दिए कि बहुत अच्छी बनानी है, ताजमहल का पत्थर निकाल के लगवा दिया, अब का खूब महंगा संगमरमर लगाओ, खूब बढ़िया बढ़िया टाइलें लगाओ, इस कस्टमर को खुश कर देना है ताकि ये और कस्टमर दे। 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में अगर 1 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च दिए तो क्या अगली बिल्डिंग बनाने की हिम्मत बचेगी? बोलो। ऐसा नहीं है दोस्त। विपिन कह रहा है कि सर प्रॉफिट भी मुख्य उद्देश्य है, उसके बिना कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी कैन सरवाइव ओनली व्हेन यू हैव प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन ऑल्सो इन लॉन्ग रन ऑल्सो। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो सिर्फ मुनाफा कमाना है। बिना मुनाफे की दुनिया नहीं चलती बेटा।
ये जो वेल्थ है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे टिका हुआ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन शुरू में भले ही थोड़ा कम कमा लें लेकिन आगे चल के ज्यादा कमा लेंगे। आज की डेट में ऐसे बिल्डर्स हैं who have that reputation, who have maximized their wealth। आज की डेट में एक आम बिल्डर एक फ्लैट बनाए और अगर वो फ्लैट 50 लाख का बिकता है, बिल्कुल साथ वाले प्लॉट पे डीएलएफ एक प्लॉट बनाए। आई होप आपको पता है डीएलएफ कौन सा बिल्डर है, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर्स में काउंट होते हैं। अगर बिल्कुल सटे हुए प्लॉट पे डीएलएफ प्लॉट अगर कोई फ्लैट बनाए और वो 75 लाख का बोले तो भी बिक जाएगा, और उस 50 लाख वाले फ्लैट से पहले बिक जाएगा, जबकि जगह भी सेम, लोकेशन भी सेम, शायद कंस्ट्रक्शन भी सेम। इसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब हुई? जब आपका नाम बना, जब आपने प्रॉफिट कमाए। और कई लोग ये भी मानते हैं कि वेल्थ भी तभी मैक्सिमाइज हो सकती है जब स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर एक कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है, क्या उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी या घट जाएगी?